चैम्प्स, मेरा नाम है विश्वजीत चैटर्जी और आप देख रहे हैं इंटेलिजिबल फिजिक्स, जहां पे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट बनता है बिल्कुल सिंपल और क्रिस्टल क्लियर। अगर आप जेई या फिर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए है। काइनेमेटिक्स से लेकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तक, डुअल नेचर से लेकर के सेमीकंडक्टर डिवाइसेस तक का कंप्लीट ब्रेकडाउन मिलने वाला है इस सीरीज में। तो रेडी हो जाओ, आज हम समझने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द मोस्ट इंटेलिजिबल वे। तो लेट्स डाइव इन। हम लोगों ने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा, सेकेंड लॉ पढ़ा, थर्ड लॉ पढ़ा, लेकिन कभी भी जीरोथ लॉ के बारे में बात नहीं हुआ। यहां पे थर्मोडायनामिक्स में, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, इसके विषय में हम लोग डिटेल में सीखेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब क्यों नाम पड़ा इसका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहने का मतलब यह है कि इसका जो खोज हुआ था, ये फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ के खोज के बाद हुआ। मतलब कि ये बहुत बेसिक लॉ था। फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ से भी बेसिक लॉ था, इसलिए अब फर्स्ट लॉ से पहले हमको रखना था इस लॉ को, इसीलिए इस लॉ का नाम हम लोगों ने जीरोथ लॉ दे दिया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब ये जीरोथ लॉ को सीखने से पहले हम लोग को सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि हमारा हीट होता क्या है। तो अगर हम हीट के बारे में बात करें तो बहुत ध्यान से समझना हीट होता क्या है। बेसिकली हीट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रांसफर किया जा सकता है दो बॉडीज के बीच में, ठीक ना, जो कि दोनों बॉडीज डिफरेंट टेम्परेचर पे हो। तो बेसिकली अगर इसका डेफिनेशन के बारे में बात करें तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। जैसा कि डेफिनेशन है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन टू बॉडीज और बिटवीन एडजेसेंट पार्ट ऑफ अ बॉडी एट डिफरेंट टेम्परेचर। यही है हमारा हीट। हीट बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपको जीरोथ लॉ समझ में आया जरूरी नहीं है। कुछ और भी टर्म्स है जिसको आपको सीखना पड़ेगा, जैसे कि हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अभी हम लोग बात करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्यों हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है, चलिए हम लोग समझते हैं। कोई भी दो सिस्टम या कोई दो बॉडी को अगर हम बोले कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब यह है कि उन दो बॉडीज के बीच में कोई भी हीट फ्लो नहीं होगा। वो दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल सेम रहेगा। अगर वो दो बॉडी को या फिर दो सिस्टम को थर्मल कांटेक्ट में लाया जाए तो दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर नहीं होगा, नेट हीट ट्रांसफर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में दोनों का टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा, ठीक है। तो उस स्टेट को हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो चलिए एक बार इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। बेसिकली इसका डेफिनेशन है, टू सिस्टम्स आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ हीट बिटवीन देम व्हेन देयर आर इन थर्मल कांटेक्ट, व्हेन दे आर इन थर्मल कांटेक्ट। यही बात अभी हम लोग बताए कि दो सिस्टम है, दोनों सिस्टम का टेम्परेचर अलग अलग है, दोनों टेम्परेचर का हीट अलग अलग है, लेकिन अगर दोनों को अगर हम आपस में थर्मल कांटेक्ट में रखेंगे तो दोनों के बीच का एक समय के बाद दोनों के बीच का जो हीट फ्लो है वो जीरो हो जाएगा, नो नेट हीट फ्लो होगा, ठीक ना, नो नेट फ्लो ऑफ हीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम है। आगे बात करेंगे हम लोग। इसके बाद जो है, इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, इसके बाद हम लोग बात करेंगे दो तरह के वाल के बारे में। एक तो होता है हमारा डायाथर्मिक वाल और एक होता है हमारा एडियाबेटिक वाल। यह भी जानना बहुत जरूरी है। चलिए एक बार समझ लेते हैं कि हमारा डायाथर्मिक वाल क्या है और एडियाबेटिक वाल क्या है, फिर आपको जीरोथ लॉ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर हम डायाथर्मिक वाल के बारे में बात करें
तो डायाथर्मिक वाल जो है एक ऐसा वाल है जहां से हीट ट्रांसफर इजीली कर सके, मतलब कि जहां से हीट पास कर सके, एक ऐसा वाल जहां से हीट पास कर सके, उसको हम लोग डायाथर्मिक वाल कहेंगे। द वाल which allows heat to flow pass through it। ठीक है, is called डायथर्मिक वाल। लेकिन अगर हम बात करें एडियाबेटिक वाल क्या होता है, एडियाबेटिक वाल एक ऐसा वाल है जहां से हीट फ्लो नहीं कर सके, ठीक ना, विच डज नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू इट। ये हुआ हमारा एडियाबेटिक वाल। डायाथर्मिक वाल और एडियाबेटिक वाल बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है। डायाथर्मिक वाल एक ऐसा वाल है जहां से हीट पास कर सके, हीट ट्रांसफर हो सकता है एक सिस्टम से दो सिस्टम में। मान लो कि दो सिस्टम है, दो सिस्टम को सेपरेट किया गया है डायाथर्मिक वाल से, तो वहां पे हीट ट्रांसफर होगा, ठीक ना। लेकिन अगर हम एडियाबेटिक वाल के बारे में बात करेंगे तो वहां पे हीट ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। ये दो तरह का वाल के बारे में हम लोग जान गए हैं। अब हम लोग एलिजिबल है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझने के लिए। अब हम लोग को बहुत आसानी से जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आएगा, ठीक है। तो एडियाबेटिक वाल क्या होता है ये आपको उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए एक बार समझ लेते हैं कि हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जैसे कि हमारे पास यहां पे आपको दिख रहा होगा तीन सिस्टम है, एक सिस्टम ए है, एक सिस्टम बी है, एक सिस्टम सी है। सिस्टम हमारे पास तीन तरह का सिस्टम है, सिस्टम ए है, सिस्टम बी है, सिस्टम सी है। सिस्टम ए और बी को एडियाबेटिक वाल से सेपरेट किया गया है, ये आपको क्लियरली दिख रहा है। और सिस्टम ए और सी को और सिस्टम बी और सी को डायाथर्मिक वाल से सेपरेट किया गया है, क्लियरली देख पा रहे हो। तो डायाथर्मिक वाल में हीट का ट्रांसफर होगा और हीट का ट्रांसफर होने की वजह से मतलब कि एक समय के बाद वहां पे क्या हो जाएगा, आपका नो नेट फ्लो ऑफ हीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। डायाथर्मिक वाल के कारण वो किस में आ जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में। आपस में हीट फ्लो होता रहेगा तो एक समय के बाद दोनों का हीट क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही दोनों का हीट इक्वल हो गया मतलब कि दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है। और अगर सिस्टम ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और सिस्टम बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो सिस्टम ए और बी भी तो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। बात समझ में आ रहा है। ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्यों, क्योंकि ए और बी के बीच में एडियाबेटिक वाल है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। तो ए और बी के बीच में हीट ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन ए और सी तो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, क्यों, क्योंकि वहां पे डायाथर्मिक वाल है, डायाथर्मिक वाल में हीट ट्रांसफर करता है। बी और सी भी तुम्हारा किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर होगा, डायाथर्मिक वाल है। तो ए और सी भी आपका किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो टेम्परेचर ऑफ ए और टेम्परेचर ऑफ सी इक्वल होगा और टेम्परेचर ऑफ बी और टेम्परेचर ऑफ सी इक्वल होगा। तो टेम्परेचर ए और बी इक्वल नहीं हो जाएगा। चलिए एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं, ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा और बहुत आराम से समझ में आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो अगर हम यहां पे बात करें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के डेफिनेशन के बारे में क्या है तो एक बार चलिए देख लेते हैं। ये था हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे कि यहां पे आपको जो एनिमेशन है वहां पे आपको दिख रहा है कि टेम्परेचर ऑफ ए
टेम्परेचर ऑफ सी के बराबर है, और टेम्परेचर ऑफ बी टेम्परेचर ऑफ सी के बराबर है। तो टेम्परेचर ए और टेम्परेचर बी भी तो आपका आपस में इक्वल हो जाएगा। ये हमारा किस में है? ये हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में है ना, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और ये भी आपका किस में है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ये भी आपका किस में आ जाएगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा ना। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? उम्मीद करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यही है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग सीखेंगे टेम्परेचर मेजर करने का अलग अलग स्केल्स के बारे में। तो हमारा अगला टॉपिक है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। हमारे पास तीन तरह का स्केल है। एक तो है सेल्सियस स्केल, एक है फ़ारेनहाइट स्केल, एक है केल्विन स्केल। ठीक ना, केल्विन स्केल नहीं होता है। हम लोग एक बात करते हैं र्यूमर स्केल के बारे में। तो र्यूमर स्केल भी जनरली यूज नहीं होता। हम लोग यूज करेंगे क्या? सेल्सियस स्केल को यूज करते हैं और फ़ारेनहाइट स्केल को यूज करते हैं, क्योंकि सेल्सियस स्केल यूज होता है लैबोरेटरी में और फ़ारेनहाइट स्केल यूज होता है आपका कहां पे? आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, यानी कि डॉक्टर यूज करते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, तो इसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये तीन स्केल के बारे में हम लोग सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है और अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है। अब ये स्केल ऑफ टेम्परेचर का ना, ये रीडिंग को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ कुछ चीजें हम लोग लिए हैं। ठीक है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलो वो चीजों को हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहां पे हमारे पास तीन थर्मोमीटर्स है और तीनों अलग अलग स्केल को मेजर करेगा। ठीक है ना, तो लेट सपोज कि ये जो मेजरमेंट करने वाला है इसका नाम हम देते हैं फ़ारेनहाइट स्केल है। ये क्या है? हमारा फ़ारेनहाइट स्केल है। फ़ारेनहाइट स्केल है ये। इसका नाम देते हैं ये सेल्सियस स्केल है, और इसका नाम देते हैं ये केल्विन स्केल है। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग स्केल है। इसको हम एक चीज देख लेते हैं, यहां पे एक चीज समझते हैं कि एक का तीनों का बॉइलिंग पॉइंट और तीनों का फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कि हम यहां पे बेस लेकर के चलेंगे वाटर। क्या लेकर के चलेंगे? वाटर। ये ध्यान देना है, हम लोग वाटर के बारे में बात करेंगे। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, अगर हम यहां पे मेजर करें तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कहीं ना कहीं इस एक पार्टिकुलर स्केल पे मेजर होकर के आएगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट कहीं ना कहीं यहां पे मेजर होकर के आएगा। ठीक है, हम ऐसे एक रफली ले लिए हैं कि ये हमारा एक बॉइलिंग पॉइंट है और एक क्या है? हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है ना, तो यहां पे हम लोग यहां पे लिखेंगे क्या? ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है, ये हमारा हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट। और ये हमारा क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब बात यह है, फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग नाम दिए हैं क्या? लोअर फिक्स्ड पॉइंट। क्या नाम दिया इसका? लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ये नाम याद रखना। ठीक है, ये होता है हमारा लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, और ये होता है हमारा UFP, यानी कि अपर फिक्स्ड पॉइंट। क्या हो जाएगा? ये हमारा अपर फिक्स्ड पॉइंट। अब क्या है, ये लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट का वैल्यू तीनों के केस में अलग अलग होगा। तीनों ही के केस में अलग अलग होगा। जैसे कि अगर हम फ़ारेनहाइट के बारे में बात करें तो ये जो वैल्यू होगा यहां पे, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, और केल्विन में 273 केल्विन होता है। ये तीनों स्केल का अलग अलग मेजरमेंट। देखिए LFP तीनों का क्या आ गया? अलग अलग आ गया। उसी तरह से UFP के बारे में बात करेंगे तो यहां पे आ जाएगा ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहां पे 100 डिग्री सेल्सियस, यहां पे 373 केल्विन। ठीक है, यहां पे आप एक चीज देखिए कि अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग लोअर फिक्स्ड पॉइंट बोले और बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग अपर फिक्स्ड पॉइंट बोले। ठीक है, और इसके बेसिस पे हमारे पास तीन स्केल है। अब तीनों स्केल का मेजरमेंट तो अलग अलग है, तो ये तीनों स्केल में क्या कोई रिलेशन है?
बिल्कुल रिलेशन है। यही रिलेशन तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये रिलेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक ना। तो ये रिलेशन निकालते कैसे हैं वो एक बार हम लोग देख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो चलो एक बार रिलेशन निकालते कैसे हैं उसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक ना। अब वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। फॉर्मूला कहता है कि रीडिंग ऑन एनी स्केल, कोई भी स्केल का रीडिंग आप ले लो, ठीक, माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय, ठीक है, अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक। ये जो वैल्यू आएगा ये हमारा एक कांस्टेंट आएगा। ये वैल्यू क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। ये वैल्यू याद रखिएगा, ये हमेशा क्या होने वाला है, कांस्टेंट, ठीक है, फॉर ऑल स्केल्स, ऑल स्केल्स। ये इंटरेस्टिंग था। यहां पे रीडिंग ऑफ एनी स्केल मान लेते हैं, यहां पे हमारे पास जो ये टीसी है ये सेल्सियस को बता रहा है। किसको बताएगा, ये सेल्सियस को। टीएफ जो है वो बताएगा फ़ारेनहाइट को। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक ना। और टी के जो बताएगा वो हमारा केल्विन स्केल को बताएगा। किसको बताएगा, केल्विन स्केल को। अब बात यह है कि फॉर्मूला कैसे लिखे। तो टीसी मान लेते हैं, यहां पे रीडिंग ऑन एनी स्केल, तो हम सेल्सियस को पहले लिखते हैं। तो टीसी जो होगा हम इसको दूसरे कलर से लिखे तो ज्यादा बेटर, टीसी माइनस एलएफपी। अब सेल्सियस का लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या था, याद कीजिए। तो सेल्सियस का लोअर फिक्स्ड पॉइंट यहां पे आपको दिख रहा है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना हमारे पास, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, 0 डिग्री ही लिखेंगे। तो यहां पे हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट सेल्सियस का क्या था, 100, क्या था, 100 डिग्री सेल्सियस था ना, माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट फिर से 0। इसको ऐसे लिख दिए। ये इक्वल होगा। अब तो सेल्सियस के बारे में बात किया, बोले कि कांस्टेंट फॉर ऑल स्केल्स। तो जो सेल्सियस के लिए ये वैल्यू होगा वही फ़ारेनहाइट के लिए वैल्यू होगा, वही केल्विन के लिए वैल्यू होगा। तो चलो देख लेते हैं। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या, टीएफ माइनस, अब फ़ारेनहाइट स्केल है तो फ़ारेनहाइट का लोअर पॉइंट क्या था, देखो यहां पे आपको दिखेगा फ़ारेनहाइट का लोअर पॉइंट था 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और हाईएस्ट क्या था, यूएफपी क्या था, 212, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 32 डिवाइडेड बाई 212 माइनस 32, दिस विल बी इक्वल टू, अब तो फ़ारेनहाइट लिख दिया तो केल्विन लिखना पड़ेगा, टी के माइनस 273 होल डिवाइडेड बाई 373 माइनस 273, ठीक है। ये आपके पास एक फिक्स्ड वैल्यू आ गया, ठीक है ना। ये क्या आ गया, हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक रिलेशन निकल करके आएगा, वो रिलेशन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो रिलेशन होगा टीसी डिवाइडेड बाई 100, दिस विल बी इक्वल टू टीएफ माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180, this will be equal to tk minus 273 divided by 100। ये रिलेशन आया आपका सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस से दूसरे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो ये रिलेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिससे आप फ़ारेनहाइट को या फिर केल्विन को सेल्सियस में बदल सकते हैं या फिर फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, ठीक ना। किसी को भी किसी में भी बदल सकते हैं। केल्विन को आप फ़ारेनहाइट में भी बदल सकते हैं, फ़ारेनहाइट को आप सेल्सियस में भी बदल सकते हैं। आप किसी को किसी में भी बदल सकते हैं, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एक सवाल लिखते हैं, ठीक है, देखते हैं सवाल क्या है। तो सवाल आपके पास है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर्स ऑन केल्विन स्केल। मतलब कि हम लोग केल्विन स्केल में हम लोग को बदलना है, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, फिर डिग्री सेल्सियस में ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले
पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं, पहला सवाल को सॉल्व करते हैं। ए क्या है, हमको 37 डिग्री सेल्सियस को बदलना किसमें है, केल्विन में बदलना है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, अभी जो हम लोग लिखे ये, ठीक है ना। ये फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, TC डिवाइडेड बाई 100, ये फॉर्मूला हमारे पास। तो हमको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो हमारे पास हमको इसको इससे इक्वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको फ़ारेनहाइट से भी फिलहाल तो मतलब है नहीं, तो हमको इसको और इसको आपस में हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, TC डिवाइडेड बाई 100, दिस विल बी इक्वल टू TK माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब क्या है, TK के जगह पे, सॉरी TC के जगह पे हम लोग ये वाला वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ये 100 गया चांद पे। TK को हम लोग लिख सकते हैं 37 प्लस 273। तो ओवरऑल इसका जो वैल्यू आएगा ये हमारा आ जाएगा 310 केल्विन। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व। सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट क्या होगा, सेकंड पार्ट है हमारा 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहां पे हम लोग फ़ारेनहाइट वाला पार्ट लेंगे, TF माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180, दिस विल बी इक्वल टू TK माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे हम लोग TF के जगह पे लिखेंगे क्या, 80 माइनस 32 होल डिवाइडेड बाई 180, TK माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100। 1 0 गया चांद पे। 80 माइनस 32 अगर हम करते हैं तो 80 माइनस 32 का वैल्यू कितना होगा, ये आपका 48 आ जाएगा। डिवाइडेड बाई 18, दिस विल बी इक्वल टू TK माइनस 273 डिवाइडेड बाई 10। अब यहां पे इसको काटेंगे तो ये पार्ट कितना आएगा वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको काट देते हैं। ये आपका हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, यहां पे 5 बाई 9 इंटू 48, दिस विल बी इक्वल टू TK माइनस 273। तो देयरफॉर TK इज इक्वल टू, आपके पास ये जो वैल्यू आएगा 5 बाई 9 इंटू 48 प्लस 273, दिस विल बी 99.66 केल्विन। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये पार्ट आपका आंसर आ गया। अब हमारे पास थर्ड सवाल है। थर्ड सवाल ये आपका है, आपको कमेंट करके बताना है कि थर्ड सवाल का आंसर क्या होगा। थर्ड सवाल आपको हम फिर से एक बार दिखा देते हैं। थर्ड सवाल है C इज इक्वल टू, मतलब कि माइनस 196 डिग्री सेल्सियस। माइनस 196 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। तो ये आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। हम ऑलरेडी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने का तरीका बता चुके हैं। ये सवाल हम आपसे पूछे हैं, इसका हमको कमेंट में आंसर चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।